आज मैं डायरेक्शन रेशियो तथा डायरेक्शन कोसाइन का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि तुम सभी ठीक ठाक होगे। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए मैं लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें याद होगा, कल मैंने ये बताया था कि अगर दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो तथा उन रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन यदि L1, M1 तथा N1 हो, उन रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन L1, M1 तथा N1 एवं L2, M2, N2 हो, तो cos थीटा इज इक्वल टू L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 होता है। अब इसमें केस फर्स्ट, यदि इन रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो, अर्थात ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हों, तो थीटा के स्थान पर निश्चित रूप से 90 डिग्री लिख सकते हैं। अर्थात cos 90 डिग्री इज इक्वल टू L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इज इक्वल टू 0। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यदि हमें यह सिद्ध करना हो कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं और यदि उनके डायरेक्शंस कोसाइंस हमें पता हो, जो क्रमशः L1, M1, N1 तथा L2, M2, N2 है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा उन दोनों रेखाओं को लंबवत दिखाने के लिए कि L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इज इक्वल टू 0। ये दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध है यदि उनके डायरेक्शन कोसाइन पता हो। ये दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध है। दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध है यदि उनके डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो। अब दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा, यह हमें देखना है कि दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा। दो रेखाएं पैरेलल होंगी तो उनका प्रतिबंध क्या होगा। जैसा कि पता है कि अगर पहली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन, यदि पहले रेखा का डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 तथा दूसरी रेखा का डायरेक्शन कोसाइन L2, M2, N2 हो, तो हम इन रेखाओं के अनुदिश जो इकाई सदिश होंगे उनको क्रमशः A कैप इज इक्वल टू L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप तथा B कैप इज इक्वल टू L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप लिख सकते हैं। उन सदिश के, उन वेक्टर्स के अलावा यूनिट वेक्टर को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं, जैसा कि हम लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं कि A कैप इज इक्वल टू L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, B कैप इज इक्वल टू L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप होगा। अब यदि इन दोनों इकाई सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट लें, जैसा कि आपको याद होगा कि अगर हमारे पास A वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर B वेक्टर है और इनके बीच का कोण थीटा है,
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड वी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश है, के दिशा में इकाई सदिश है, जहां एन कैप ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश है। तो यदि हम ए कैप यानी ए वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश और वी वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश जो क्रमशः L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप है, यदि इन दोनों इकाई सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, यानी ए कैप क्रॉस बी कैप निकाला जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये कैप की जगह पर हम L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप क्रॉस L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप लिख सकते हैं। और पिछले चैप्टर में यानी कि जब सदिश हम लोग पढ़ रहे थे या सदिश आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दो सदिश का वेक्टर प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए हम डिटरमिनेंट मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार यदि इसकी वैल्यू बाल को निकाली जाए तो आई कैप जे कैप के कैप और पहले वाले इकाई सदिश में आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो क्रमशः L1 M1 N1 तथा दूसरे इकाई सदिश में जो आई कैप जे कैप तथा के कैप के गुणांक हैं वो L2 M2 N2 है। अब इसे ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि हम कैसे डिटर्मिनेंट को हल करते हैं। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, सारणी को कैसे हल किया जाता है। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणी कहते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या है कि पहले रो का अगर फर्स्ट ये एलिमेंट हम ले आई कैप तो पहले रो कॉलम और पहले रो को छोड़ देते हैं और बाकी जो बचता है उसको यहाँ लिखते हैं M1 N1 M2 N2। फिर पहले का साइन पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव माइनस जे कैप वाले कॉलम और जे कैप वाले रो को हम छोड़ देते हैं और लिखते हैं L1 L2 N1 N2। फिर हम के कैप लिखते हैं जिसका साइन पॉजिटिव है, के कैप वाले कॉलम और के कैप वाले रो को छोड़ देंगे तो होगा L1 M1 L2 M2। अब इसको हल करने का तरीका हमें पता है, आप सबको मालूम होगा, चूँकि आप सारणी पढ़ चुके हैं। तो आई कैप M1 में N2 का गुणा करेंगे M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस जे कैप L1 N2 माइनस L2 N1 एंड प्लस के कैप L1 M2 माइनस L2 M1। ये ए कैप क्रॉस बी कैप की वैल्यू हो गई। ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू इतना हो गया। ओके, नाउ अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं बाल को तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने ये चीज़ पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज योर नोट हियर, अगर ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस योर जेड के कैप हो तो ए वेक्टर का परिमाण को अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहते हैं। ए इज इक्वल टू
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ए वेक्टर का परिमाण इतना होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लागू करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ लागू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मॉड ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमने किया क्या, आई कैप का जो गुणांक है एक्स उसका स्क्वायर करा, फिर जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करा, और के कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करा, सबको जोड़ा, उसका रूट निकाला। वही काम हम यहाँ करेंगे। आई कैप का जो गुणांक है वो क्या है बालक, योर m1n2 माइनस m2n1 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस, देखिए यहाँ पर हम एक काम अगर ये कर लें कि इस माइनस को हम अंदर ले जाएं, हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो आई कैप m1n2 माइनस m2n1, इस माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो प्लस जे कैप, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम चूंकि ये प्लस हो गया इसलिए हम इसको पहले लिख लिए L2N1। अब माइनस में यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुणा करोगे तो ये माइनस बनेगा, तो L1N2 माइनस वाले को बाद में लिख लिए एंड इसको एज इट इज लिख ले L1M2 माइनस L2M1, ये लिख लिया हमने। तो देखो यहाँ आई कैप का गुणांक ये था, जे कैप का गुणांक तुम्हारा ये होगा, यानी कि प्लस योर L2N1 माइनस L1N2 का होल स्क्वायर एंड प्लस योर L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर, ये हमारा बना। अब देखो तुम्हें पता है बालक कि ए कैप क्रॉस बी कैप, अभी हमने बताया, थोड़ी देर पहले हमने बताया तुमको कि ए वेक्टर तथा वी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में भी जानते हैं, ये बराबर मॉड ए वेक्टर बालक मॉड वी वेक्टर साइन थीटा एन कैप होता है, पता ही है तुमको। अब अगर तुम इसका मॉड निकालोगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे, तो इसमें एन कैप ही एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इधर तुमने इस वेक्टर क्वांटिटी का मॉड निकाला तो इस साइड में भी तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी का मॉड निकालना होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि किसी सदिश राशि का जो परिमाण होता है वो एक होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सदिश गुणन है उसका परिमाण इधर हम निकाल रहे हैं, तो इधर भी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका परिमाण निकालेंगे, और इधर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एन कैप है, तो हम इसका परिमाण निकालेंगे। तो यह बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड वी वेक्टर साइन थीटा, और यह इकाई सदिश है, इसका परिमाण हम निकालेंगे। और तुमको हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में बताया है कि किसी भी इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वह तुम्हारा एक होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड वी वेक्टर साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज अगर हम यहाँ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको हम क्या लिखेंगे बालकों, मॉड ए कैप मॉड बी कैप और साइन थीटा। ओके, ये बराबर तुम्हारा क्या होगा, रूट में M1N2 माइनस M2N1 इसका होल स्क्वायर प्लस L2N1 माइनस L1N2 का होल स्क्वायर एंड प्लस योर L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हें ये पता है, देखो जैसा सोचो
हम बार बार बता रहे हैं कि अगर इकाई सदिश का परिमाण हमको निकालना है, मॉड ए कैप की वैल्यू 1 होती है, मॉड बी कैप की भी वैल्यू 1 होगा। अब चाहे कोई भी इकाई सदिश उसका परिमाण 1 होता ही है, हमें पता है, तो हम इसकी जगह पर 1 गुणे 1 गुणे साइन थीटा लिख देंगे और यह बराबर रूट में m1n2 माइनस m2n1 का होल स्क्वायर प्लस L2n1 माइनस L1n2 का होल स्क्वायर एंड प्लस L1m2 माइनस L2m1 का होल स्क्वायर, राइट। अब जरा देखें, मान लो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है। मान लो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल हैं, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं पैरेलल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तात्पर्य इसका ये है कि हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री लिख देंगे। कब? तब जब ये दोनों पैरेलल हैं। यदि दोनों पैरेलल हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 0, यहाँ पर हम लिखेंगे ये साइन 0 इज इक्वल टू रूट में m1n2 माइनस m2n1 का होल स्क्वायर प्लस L2n1 माइनस L1n2 का होल स्क्वायर प्लस L1m2 माइनस L2m1 का होल स्क्वायर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज योर 0 इज इक्वल टू रूट में m1n2 माइनस m2n1 का होल स्क्वायर प्लस L2n1 माइनस L1n2 का होल स्क्वायर प्लस L1m2 माइनस L2m1 का होल स्क्वायर। अब यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ हम लिख देते हैं वर्ग करने पर यह आएगा बेटा 0 इज इक्वल टू, वर्ग कर दो तो m1n2 माइनस m2n1 का होल स्क्वायर प्लस L2n1 माइनस L1n2 का होल स्क्वायर एंड प्लस L1m2 माइनस L2m1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, जरा सोचो, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिमार्क पर चर्चा कर देते हैं। देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिमार्क पर अगर चर्चा करें, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा तभी संभव है जब ए बी सी ये तीनों अलग अलग 0 हों, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है? अगर ये प्लस हो या माइनस स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, ये प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स चाहे कोई भी संख्या हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। तो इन तीनों का समेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ये 0 तब होगा जब ए भी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0 हो, बी इज इक्वल टू 0 हो एवं सी इज इक्वल टू 0 हो। ऐसा तभी हो सकता है। हमारी बात आशा है कि तुम समझ पा रहे होगे, क्योंकि अगर इनको पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी संख्या लो और स्क्वायर करो तो पॉजिटिव होगा, ये भी सदैव पॉजिटिव होगा, ये भी सदैव पॉजिटिव होगा। और इसलिए इनको हम अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 0 कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, सिवाय इसके कि अगर ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, सी भी 0 हो, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तीनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा। तो बस केवल यही कंडीशन होल्ड होगा और कोई भी कंडीशन यहाँ होल्ड होगा नहीं। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तीनों ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि m1n2 माइनस m2n1 इज इक्वल टू 0, यानी m1n2 इज इक्वल टू
M2N1, यानी हम ये लिख सकते हैं कि M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। नाउ लुक हियर, देखो ये भी जीरो होना चाहिए, तो L2N1 माइनस L1N2 इज इक्वल टू ज़ीरो, या L2N1 इज इक्वल टू L1N2, या L1 बाई L2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। यहाँ से देखें L1M2 माइनस L2M1 इज इक्वल टू ज़ीरो, या L1M2 इज इक्वल टू L2M1, या L1 बाई L2 इज इक्वल टू योर M1 बाई M2। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब देखो यहाँ से सिंपल है कि तुम्हारा L1 बाई L2 सॉरी L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 है, और M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 है। तो इन तीनों से या इनमें किसी भी दो को ले करके तुम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो फाइनली कि implies that your L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। ये दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। यह दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। इस प्रकार फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, तो इसके लिए जो प्रतिबंध है वह L1 L2 धन M1 M2 धन N1 N2 इज इक्वल टू ज़ीरो है। और यदि L1 L2 धन M1 M2 धन N1 N2 इज इक्वल टू ज़ीरो है, और यदि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल हैं, तो इसके लिए प्रतिबंध है L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ये प्रतिबंध है। तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध हमने बताया ये है, और दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध है। आज लेक्चर नंबर 3 में यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।